जय हिंद दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद। आई होप आप सब अच्छे होंगे। पैनिशिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में और 4 से 5 क्लास आपकी पहले हो चुकी हैं। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट बना रखी, उसमें जाके देख लीजिए जाके। और ये प्रैक्टिस पूरी आपने अगर लास्ट तक कर ली तो आपके पूरे में पूरे नंबर आएंगे, ये मान लीजिए। क्योंकि इस बार ऑफलाइन पेपर है। सबसे बड़ी बात तो ये है आपके लिए, सबसे खुशी की बात, कि आपका इस बार ऑफलाइन पेपर है। ऑफलाइन पेपर में क्या होता है, पूरा एज इट इज आपके क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि एक ही दिन पेपर बनाना होता है तो आपके उसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बनते हैं। और इस बार पिछली बार क्या हुआ था कि आपका 15 से 20 दिन पेपर चला था, तो उसमें क्या होता था, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते थे। कभी क्वेश्चन कठिन बना, कभी सरल बना, कभी फैक्ट बेस पूछ लिया गया। आपको पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हम कराएंगे, एज इट इज आपके पेपर में रखे हुए मिलेंगे आपको, इसकी गारंटी है मेरी। बहुत ज़्यादा दिन आपका एग्ज़ाम का नहीं बचा हुआ है, 1 महीने आपका बचा हुआ है। ये आप परिश्रम के साथ अपना कर लीजिएगा तो आपको 120 से 130 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पे। जो भी अध्यापक और अध्यापिकाएँ देख रही हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ये PDF आपको पूरी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कला में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे कि गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल हैं? कौन सी कला आपकी ऐसी है, पूछा गया है, जिसमें कि गोबर, नील और हल्दी का मिश्रण बना के आपकी कला बनाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, सी। मधुबनी कला आपकी कहाँ बनाई जाती है? वो आपकी बिहार राज्य में। बरली कला आपकी महाराष्ट्र में बनाई जाती है और फुलकारी कला ये आपकी बनाई जाती है पंजाब में। गोबर, नील और हल्दी के मिश्रण से आपकी कला जो बनाई जाती है वो आपकी बनाई जाती है आपकी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, जिसको कहते हैं गोबर, नील और हल्दी से मिश्रित कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रही आपकी मधुबनी कला। ये आपकी बनाई जाती है कहाँ पे? बिहार में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका फैलाव या छितराव यानी कि अलग अलग होना अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका आम। आम का फैलाव आपका पशुओं द्वारा होता है। क्या होता है, जैसे जानवर आपके खेत में चरने के लिए जाते हैं तो आम का पेड़, जैसे मान लो आम की गुठली होती है, वो उनके खुरों में फंस जाती है। जो भैंस गाय के खुर होते हैं उसमें फंस जाती है, उससे एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है, जिससे वो गुठली वहाँ पे पहुँची, यानी कि उसका बीज वहाँ दूसरी जगह पहुँच गया, तो वहाँ पे एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। वही आपसे पूछा गया किसका फैलाव छितराव अधिकांश पशुओं द्वारा होता है? तो आपका आम का निर्माण, आम की गुठली जो होती है इस प्रकार से वो आपकी दूसरी जगह पे पहुँच जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित हैं? उस राज्य के लोगों का भोजन। पहले आपको पता होना चाहिए नीरज चोपड़ा का राज्य कौन सा है, किस राज्य से संबंधित हैं। ये आपके हरियाणा से संबंधित हैं। यहाँ पे आपके कौन कौन से व्यंजन खाए जाते हैं? यहाँ पे आपकी रोटी, दाल, राजमा और आलू पराठा खाया जाता है। ये रहे देखिए आपके रोटी, दाल, राजमा और आलू पराठा, ये सब आपका यहाँ पे फिगराइज कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा समूह वनस्पति पौधे के अंश द्वारा उगता है? इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा पौधा अंश द्वारा उगता है, यानी कि कोई जैसे बीज है, बीज का कोई छोटा सा अंश, जैसे मान लीजिए आलू ले लिया आपने, आलू को अगर आप बीज से काट देंगे तो उसमें 2 अंकुरण होते हैं, एक इस तरह इधर और एक इस तरह इधर। आप आलू को बीज से काट के आधा आलू आप दूसरी जगह पे अंकुरित कर सकते हैं और आधा आलू दूसरी जगह आप ज़मीन में के अंदर गाड़ दीजिए, मिट्टी में और पर्याप्त नमी में, और पोषक तत्व तो उसको मिलेंगे वहाँ पे, तो वो वहाँ पे अंकुरित हो जाएगा। तो फर्स्ट आपका आलू, गुलाब और गन्ना। गुलाब का क्या होता है, गुलाब की जो हरी लकड़ी होती है उसको आप काट के पेड़ से और किसी अच्छी जगह पे लगा दीजिए, उसको पर्याप्त पानी की मात्रा जहाँ पे हो वहाँ लगा दीजिए, वो वहाँ पे आपकी पौधा बन के तैयार हो जाएगा। गन्ना का क्या होता है, गन्ना का एक 10 से 15 या 20 मीटर का जो टुकड़ा होता है उसको आप जहाँ पे छोटे छोटे अंकुरल टाइप के होते हैं इस तरह,
उसको आप कहीं पे काट के ज़मीन में गाड़ दीजिए तो वहाँ से भी आपका पौधा बन के तैयार हो जाता है। तो ये आलू, गुलाब और गन्ना जी हैं, ये छोटे छोटे अंशों से बनकर आपके पौधे का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चिड़ियों के उस समूह की पहचान कीजिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखते हैं। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं तो जो अपनी समानता रखते हैं आदतों के अनुसार, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट में दिया गया आपका मोर, तोता और कबूतर। ठीक, सेकेंड में है तोता, कौवा और उल्लू। थर्ड में है उल्लू, बाज और चील। देखिए इसमें जैसे आपके दिया गया मोर, मोर तो आपका होता है मांसाहारी, क्योंकि मोर जो होता है छोटे छोटे, जैसे आपका सर्प का बच्चा छोटा सा हो गया तो मोर आपको निकल जाता है। तोता है, जैसे तोता तो आपका शुद्ध शाकाहारी होता है, आपके फल वगैरह खाता है। कबूतर आपके मक्का के दाना वगैरह खाता है खेतों में, तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि ये तो मांसाहारी हो गया मोर। तोता और कबूतर ये आपके शाकाहारी हो गए। नेक्स्ट में दिया गया तोता, कौवा और उल्लू। तोता आपका होता है शाकाहारी, जबकि कौवा और उल्लू ये होते हैं आपके मांसाहारी। कौवा आपका मांसाहारी शाकाहारी दोनों होता है। उल्लू, बाज और चील ये आपका राइट ऑप्शन है। उल्लू, बाज और चील। उल्लू, बाज, चील और कामा मोर भी इसमें शामिल कर लीजिए इस समूह में, तो ये आपके होते हैं मांसाहारी जीव। ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा युग्म सही है, आपसे पूछा गया है। फर्स्ट में आपका दिया गया है गुलाब। गुलाब का वृक्ष यहाँ का, गुलाब का वृक्ष नहीं होता है, गुलाब एक झाड़ी नुमा पौधा होता है। इस तरह आपका गुलाब का झाड़ी नुमा पौधा होता है। नेक्स्ट में दिया गया आपका केरल, यानी केरल की बेल होती है, यानी कि केरल नहीं, सॉरी, करेला। करेला की आपकी बेल होती है। इस तरह करेला आपका छेलता है, दीवार पे छेल जाएगा या ज़मीन पे छेलता है, तो करेला की आपकी होती है बेल। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड सही। गुलाब जड़ी बूटी दिया, गलत है, गुलाब की एक झाड़ी नुमा होती है। करेला की झाड़ी, गलत, करेला की होती है लताएं, यानी कि ज़मीन में छेलता है करेला, बेल होती है करेला की। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर और या जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी, आपसे पूछा गया है। जो जानवर भैंस और गाय का सबसे निकटतम होता है, फर्स्ट में दिया गया मनुष्य, सेकंड में दिया गया कुत्ता, बिल्ली और बकरी। सबसे ज़्यादा जो जानवरों के आसपास रहता है वो कौन सा होता है, वो आपका होता है मनुष्य। मनुष्य जानवरों की देखभाल करता है। भेड़, बकरी हो गई आपकी, इनकी सबकी देखभाल कौन करता है, मनुष्य ही करता है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है इनके निकटतम समानार्थी कौन सा है, गाय, भैंस और भेड़, इनका निकटतम समानार्थी जो कि गाय, भैंस और भेड़ जैसी समानता रखता हो, तो आपका हो जाएगा बकरी। लेकिन संबंधी पूछा गया तो आपका मनुष्य होगा। अगर निकटवर्ती समानार्थी इन्हीं की जैसी समानता रखता हो तो आपका होता है बकरी। नेक्स्ट देखते हैं, साइबेरिया सारस के बारे में आपसे पूछा गया। साइबेरिया सारस की विशेषताएं कौन कौन सी नहीं है, नेगेटिव आपसे पूछा गया है। वे शीत जलवायु से प्रवास करते हैं, सही बात है, शीत प्रवायु में रहते हैं, ये आपका होगा या यस। वे गर्म स्थानों पर ब्रीड करते हैं, बिल्कुल सही बात है, गर्म स्थानों पर ब्रीड करते हैं। वे अपने आवासों से अलग से अकेले रहते हैं, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव। हमसे पूछा कौन गया था, नेगेटिव। नेगेटिव का भाई नेगेटिव, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ दिया गया, वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी बहुत कम संख्या, बिल्कुल सही बात है। सारस, आप साइबेरिया सारस आपका दिन प्रतिदिन कमी होता जा रहा है, इसलिए आपको साइबेरिया के लिए एक नेशनल पार्क बनाया गया है, वो आपका है राजस्थान में, साइबेरिया सारस के नाम से है, केवलादेव नेशनल पार्क। नेक्स्ट देखते हैं, हिमानी पानी की खाली बोतल में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधरोपण कर दीवार से सजाती है, यानी कि उसने जो खाली बोतलें थी उसका उसने यूज किया, यूज करके क्या किया, उसने कुछ अच्छे चित्र वगैरह बनाए और उसको दीवारों पे सजा दिया। तो शिवानी क्या कर रही है, उस बोतल का पुनः चक्रण कर रही है। पुनः चक्रण का आपका तो रिसाइकिल होता है, यानी कि खराब बोतलों का रिसाइकिल करके मशीनरी द्वारा उसको दोबारा बोतल का निर्माण करना, तो आपका होता है पुनः चक्रण। लेकिन आप वो तो दीवारों में सजा रही है, तो वो क्या कर रही है, उसका पुनः प्रयोग में लाना, यानी कि रीयूज कर रही है बोतल का, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप दिल्ली से
एनसीआर से केरल रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं, दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशन का सही क्रम पूछा गया है आपसे। जैसे आप दिल्ली से निकलेंगे, इसको मैप से देखते हैं, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये रहा आपका भारत का मैप, समझते हैं। ये देखो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की यहाँ पे बीच में आपका है एनसीआर दिल्ली। आप दिल्ली से जब कर्नाटक से होते हुए केरल की तरफ आएंगे, ये यहाँ पॉइंट आपका है क्या, तिरुवनंतपुरम। ये देखो आपके नीचे दिया गया है। आप एनसीआर से तिरुवनंतपुरम तक हमको आना है, तो आप यहाँ से होते हुए ऐसे राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, इस तरह आप आएंगे। राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर केरल। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं हम। पहले दिया गया आपका ग्वालियर। ग्वालियर यानी कि ग्वालियर आपका पड़ता है एमपी में, भोपाल एमपी में, नागपुर आपका महाराष्ट्र में, विजयवाड़ा आपका महाराष्ट्र में, फिर चेन्नई, फिर तिरुवनंतपुरम। पहला तो आपका राइट लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्वालियर, नागपुर, विजयवाड़ा, भोपाल, गलत हो गया। ग्वालियर तो आपका एमपी में है, उसके बाद में नागपुर, विजयवाड़ा ये आपके महाराष्ट्र में हो गए, उसके बाद फिर आपका दिया गया भोपाल, फिर आपको एमपी में, तो ये आपका हो गया गलत। इस तरह आपके इसमें भोपाल दिया गया, फिर ग्वालियर, ये तो एमपी में हो गए, नागपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा। देखिए नागपुर आपका महाराष्ट्र में, फिर चेन्नई आपका दे दिया, उसके बाद फिर विजयवाड़ा आपका महाराष्ट्र का, ये भी गलत हो गया। भोपाल, नागपुर, भोपाल यानी कि आप एमपी में और नागपुर यानी कि महाराष्ट्र में, फिर आपका ग्वालियर एमपी में, तो बीच में आपका महाराष्ट्र डाल दिया, ये भी आपका गलत है। राइट ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट। राजस्थान आपके ऑप्शन में दिया नहीं गया है, सीधा आपका एमपी से शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में आपका ग्वालियर पड़ेगा जाके, फिर भोपाल पड़ेगा, नागपुर, विजयवाड़ा आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा जाके, और उसके बाद में आपका चेन्नई कर्नाटक, तिरुवनंतपुरम आपका केरल। राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मैप से समझने में आसानी होती है, इसीलिए हमने आपका मैप लगा दिया है नीचे, जिससे आपको हम विजुलाइज करके आसानी से समझा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कल्पना कीजिए। कल्पना आधारित ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्या दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थी के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। मान लीजिए आप अध्यापक अध्यापिका बन गए, उसके बाद आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, अचानक भूकंप आ जाता है। ये तो अचानक आपदा एक प्रकार से हुई, जाके ना भूकंप, तो अचानक ही आता है ये तो, इसमें आपको संभलने का मौका तो मिलेगा नहीं, सेकंडों का खेल होता है इसमें। भूकंप के दौरान तो आप सुरक्षा उपायों का क्या पालन करेंगे। सबसे पहला दिया गया, सबसे पहले कदम आप इमारत से बाहर दौड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सभी विद्यालयों को भूकंप संबंधी ड्रिल अभ्यास कराएंगे। इसमें ड्रिल अभ्यास का तो आपको टाइम मिलता नहीं कि आप भूकंप संबंधी, भूकंप आ गया उसके बाद आप बच्चों को ड्रिल अभ्यास करा रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा आपका गलत। डेस्क या मेज के नीचे बैठेंगे, ये बिल्कुल सही बात। आपने बचपन से ही सुना होगा भूकंप के बारे में बताया जाता है, हमारे अध्यापकों ने भी बताया है स्कूलों में, और हमारे पेरेंट्स भी बताते हैं कि जब भूकंप आता है तो हमको डेस्क या मेज के नीचे या कोई बेड वगैरह हो तो उसके नीचे छिप जाना चाहिए। जिससे क्या होता है, मान लीजिए आपकी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, तो उसकी मलबा होगा ना, वो आपकी सुरक्षा कर लेगा डेस्क। खिड़कियों के समीप चले जाएंगे, ये भी गलत है आपका, और फर्स्ट भी गलत हो जाएगा आपका, थर्ड ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह आपको छुपना, बच्चों को प्रेरित करना है कि इस तरह आपको छिपना है। ये आपको जानकारी आपको बच्चों को देनी है स्कूल में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये रहा है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके दिया गया है, प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई संबंधित त्योहारों पर चर्चा कर रही है। स्कूल में मतलब कोई चर्चा चल रही है, उसमें फसलों से कटाई संबंधित त्योहारों पर चर्चा चल रही है। उसके द्वारा उल्लिखित फसलों को कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए। किस फसल की कटाई की चर्चा चल रही थी, आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में आपके दिया गया बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति और लोहड़ी। सेकेंड में दिया गया गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी तो आपकी कोई फसल कटाई संबंधित है नहीं। होली, करवा चौथ ये तो त्यौहार मनाए जाते हैं ना, ये कोई फसल कटाई संबंधी तो है नहीं। पोंगल, दिवाली, ईद ये भी नहीं है। गुड़ी पड़वा, नवरात्रि, गुरु पड़वा ये भी नहीं है। फसल कटाई संबंधी आपका बिहू है, बैसाखी और मकर संक्रांति और लोहड़ी है। बिहू आपका असम राज्य में मनाया जाता है,
जबकि बैसाखी आपका कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। मकर संक्रांति आपका उत्तर भारत में मनाया जाता है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ पे आपका उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाया जाता है। लोहड़ी तो आपको जानते ही होंगे, लोहड़ी और बैसाखी आपकी पंजाब वालों की है। लोहड़ी और बैसाखी पंजाब, और मकर संक्रांति आपका उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, बिहू आपका असम। एक्चुअली में मकर संक्रांति आपकी फिक्स नहीं, उत्तर भारत में जितने राज्य आते हैं सभी आप शामिल कर सकते हैं इसमें। ये रहा आपका देखो त्यौहार, इस तरह ये लोग सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति वगैरह। नेक्स्ट देखते हैं, यह आपका रहा सवाल ब्लड रिलेशन का, यह आपका रीजनिंग का सवाल आप कह सकते हैं। इसमें दिया गया ए बी के अभिभावक हैं और बी सी के पिता हैं, डी एजॉन बी की पत्नी है। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, एक बार आप विजुअलाइज कर सकते हैं पढ़ के, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए बी के अभिभावक हैं यानी कि पिता हैं, ए बी के पिता हैं, ए हैं जो वो पिता हैं किसके? बी के। तो जो पिता होते हैं, पिता की श्रेणी एक कदम ऊपर होती है, तो पिता को ऊपर रखेंगे, ए पिता हैं बी के, बी नीचे रखेंगे। और क्या कहा गया आगे? और बी सी के पिता हैं, बी जो पिता हैं वो किसके पिता हैं? सी के, तो सी को हम लोग रखेंगे नीचे। अब क्या कहा गया आगे पढ़ते हैं, डी है जॉन बी की पत्नी है, बी की पत्नी कौन है? बी इक्वल टू डी। जब पति पत्नी का रिलेशन हम लोग दिखाते हैं तो हम इक्वल का सिंबल लगा लेते हैं। डी है जॉन बी की पत्नी है, पत्नी यानी कि निगेटिव का सिंबल लगा लेते हैं, बी पॉजिटिव यानी कि पति है और डी पत्नी है। ए और डी के बीच संबंध पूछा गया आपका, ए और डी के बीच में क्या संबंध है? डी ए की पुत्र वधू है, डी ए के सास ससुर हैं, डी ए की माँ है और डी ए की बेटी है। देखिए एक बीच में स्टेप है, उसके बाद में सेकेंड स्टेप आपका सी है, तो माँ और बेटी का रिलेशन यहाँ पे होगा। और सेकेंड ऑप्शन में आपका दिया गया है डी ए के सास ससुर हैं, तो ये भी नहीं आपका होगा डी ए के सास ससुर, क्योंकि डी आपका यहाँ पे था और ए इधर पे था। हमसे पूछा गया है डी ए में रिलेशन पूछा गया, तो ये सास ससुर भी नहीं होगा, आपका रिलेशन होगा सही फर्स्ट, डी ए के पुत्र वधू है। नेक्स्ट देखते हैं, आप पश्चिमी घाट के स्थलों का भ्रमण पर जा रहे हैं, पश्चिमी घाट के जो स्थल हैं पर्वतीय स्थल उन पर उनके भ्रमण पर जा रहे हैं, आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे? पश्चिमी घाट को आपको यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए, पश्चिमी घाट में कौन कौन से समूह आते हैं। आपको दिखाते हैं, सबसे पहले आपको भारत का मैप बना के इस तरह बनाते हैं आपका हम भारत का मैप। ये रहा आपका भारत का मैप, इसका राइट ऑप्शन आपका सही होगा डी फोर्थ, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर आपका महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। और सेकंड दिया गया आपका मन्नार, मुन्नार नहीं होगा यहाँ पे, मन्नार होगा। मन्नार की खाड़ी आपकी कहाँ पर है? केरल राज्य में है, इक्की जिले में। थर्ड दिया गया है ऊटी, ऊटी हिल स्टेशन। ऊटी हिल स्टेशन आपका कहाँ पे? ऊटी, पश्चिमी घाट यानी कि तमिलनाडु में पड़ता है। पश्चिमी घाट के उत्तर भारत को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। पश्चिमी घाट के उत्तर भारत को कोंकण तट कहते हैं। पश्चिमी भाग के दक्षिणी भाग को कहते हैं आपका मालाबार तट। यह आपका रहा पश्चिमी घाट, यह रहा आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी भाग के उत्तर भाग को कहते हैं आपके कोंकण तट और दक्षिणी भाग को कहते हैं मालाबार तट। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा आपका भारत का मैप, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। इधर ये नेक्स्ट देखते हैं, अगर क्लास आपकी अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है और जो भी नोट्स होते हैं वहाँ आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से तकनीकों में से रेटिंग स्केल का प्रयोग कब किया जाता है? रेटिंग स्केल यानी कि आपसे पूछा गया है जो रेटिंग स्केल आपकी होती है कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है रेटिंग स्केल में? अवलोकन, जांच सूची तो और लिखित प्रश्न और नियत कार्य। ये क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास आपकी जो हमने ली थी तो आपको हमने इसको अच्छी तरीके से बताया था। रेटिंग स्केल से क्या करते हैं? हम अवलोकन की जांच करते हैं, अवलोकन तकनीकी की। आपकी जो हमने मैराथन ली है उसमें आपको हमने अवलोकन के बारे में अच्छी तरीके से बताया है।
नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों का शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे अधिक प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? पाठ्यपुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्यान, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन और किस्से और कहानियाँ। अगर आपको ईवीएस में आपको किस्से और कहानियाँ मिल गई और आपको पर्यावरण से रिलेटेड यानी कि आपके आसपास के वातावरण से रिलेटेड, तो आपको आंख मीच के उस आसन को सही कर देना है। किस्से कहानियाँ हैं तो बिल्कुल सही बात है, किस्से कहानियाँ सुनाकर ही बच्चे को हमको सबसे प्रभावी अध्ययन बनाना है। उनको पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान में जोड़ना है। उन्होंने अभी तक जो भी सीखा पहले पर अपने पर्यावरण से, उन सबको रिलेट करके आपको उनको नए अध्ययन में लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? आपसे निगेटिव पूछा गया, साधन नहीं है आपसे पूछा गया। फर्स्ट आपका दिया गया रेटिंग स्केल, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। रेटिंग स्केल तो आपका है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, रेटिंग स्केल रचनात्मक आकलन का यानी कि फॉर्मेटिव असिस्टेंट का आपका आकलन करने का एक साधन है। जबकि वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, वार्षिक उपलब्धि बिल्कुल फॉर्मेटिव असिस्टेंट में आपका वार्षिक नहीं आता, वार्षिक आपका सम्मेटिव में आता है, यानी कि पूरे साल में एक बार आपका केवल परीक्षा होगी तो आपकी सम्मेटिव कहलाएगी। तो ये आपका हो गया निगेटिव। हमसे पूछा कौन गया? निगेटिव। निगेटिव का भाई निगेटिव, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड। वर्ण या व्याख्यान विधि, बिल्कुल सही बात है, फॉर्मेटिव असिस्टेंट में आपका व्याख्यान विधि का यूज किया जाता है। पोर्टफोलियो का यूज आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें तीन आपके सही हैं, फॉर्मेटिव असिस्टेंट के उदाहरण हैं ये तीन। वर्णन अभिलेख यानी कि उपाख्यानात्मक विधि, पोर्टफोलियो और रेटिंग स्केल, ये आपके फॉर्मेटिव असिस्टेंट के उदाहरण हैं। जबकि वार्षिक उपलब्धि आपका सम्मेटिव असिस्टेंट का उदाहरण है। ये आपका हो जाएगा निगेटिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फॉर्मेटिव असिस्टेंट के बारे में, जबकि यह एग्जाम्पल है आपका वार्षिक उपलब्धि सम्मेटिव असिस्टेंट का। नेक्स्ट देखते हैं, सुनीता ने अपने विद्यालय को भारत में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाया। फिर वह उन्हें राष्ट्रीय उद्यान में ले गई, यानी कि आसपास पार्क होगा राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पे ले गई। इस शिक्षण विधि में उसने छात्रों को मदद मिलेगी। कौन सी मदद बच्चों को मिलेगी? पार्क में ले जाने से बच्चों को कौन सी मदद मिलेगी आपसे पूछा गया। फर्स्ट में दिया गया मौज मस्ती करने और बाहरी यात्रा, बिल्कुल गलत। मौज मस्ती करने बच्चे को आप नहीं ले जाएंगे, क्योंकि आपको बच्चों को कुछ नई तकनीकी के बारे में सिखाना है, पर्यावरण में क्या घटित हो रहा है उसके बारे में बताना है। प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करेंगे, हाँ कह सकते हैं, पर इतना नहीं कि आप उनको पार्क में लेके जाएं। सेकेंड में देखें, कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से संबंधित, बिल्कुल सही बात है, वास्तविक जीवन से। आपको बच्चे को जो भी लर्निंग करानी है वो सब वास्तविक जीवन से रिलेट करके करानी है, इसीलिए आप उसको पार्क में ले जाएंगे। आप उनको बताएंगे पौधे हैं वो किस तरह विकास करते हैं, किस तरह उगते हैं, किस तरह उनकी निराई बुआई की जाती है, ये सब आप उनको पार्क में ले जाके बताएंगे। पौधे की क्या क्या प्रजातियाँ होती हैं, सब आपको राष्ट्रीय उद्यान में जाके बताना है बच्चों को। बिल्कुल सही आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रमेश अपने विद्यालय को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहारों के दौरान तैयार किए गए विभिन्न व्यंजनों की जानकारी एकत्र करने और कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना देता है। इस गतिविधि का उद्देश्य क्या है? आपसे इस गतिविधि जो अपनाई गई थी इसका उद्देश्य पूछा गया है। देश में सबसे लोकप्रिय भोजन के बारे में जानना। कोई भी गतिविधि आपसे कराई जाएगी तो इसका उद्देश्य आपका केवल जानना नहीं होगा भोजन के बारे में, ये आपका हो जाएगा गलत है। छात्रों के विभिन्न व्यंजन आजमाने के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल गलत बात। देश के विभिन्न हिस्सों में पकाए जाने वाले व्यंजनों का रिकॉर्ड बना के हमें क्या करना है। हमारे देश में संस्कृत की विविधता के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना, बिल्कुल सही बात, जो आज की नीड बनी हुई है। हमारी देश की विभिन्न संस्कृत के बारे में, उनको कल्चर के बारे में उनको जानकारी देना। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ, कि किस राज्य में आपका कौन सा भोजन पकाया जाता है और वहाँ पे खाया जाता है। हमारे देश में क्या है, अलग अलग प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, हर संस्कृति का एक अपना कल्चर है, अपनी सभ्यता है और अपना उनका भोजन का खान पान का नजरिया है। जैसे कि राजस्थान में आपका केर संगरी खाया जाता है, प्रमुख भोजन राजस्थान का क्या है, केर संगरी। जबकि आंध्र प्रदेश का इडली, बड़ा पाव, डोसा और सांभर आपके आंध्र प्रदेश के लोग खाते हैं। आंध्र प्रदेश आपका दक्षिण का राज्य है।
सेकेंड आएगा आपका असम। असम आपका पूर्वी राज्य पड़ता है। असम में आपके चावल, बांस के अंकुर और पाई के पील खाए जाते हैं। और केरल में आपका टेपियोका खाया जाता है। टेपियोका और नारियल। नारियल आपका केरल में सबसे अधिक खाया जाता है, टेपियोका और नारियल का पानी। गोवा में लोग क्या करते हैं, गोवा में नारियल के तेल से पकी हुई मछली खाते हैं गोवा के लोग। और जम्मू कश्मीर में आपके सरसों के तेल में। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख के रख लीजिए। दो में से एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है, क्योंकि आपका पेपर ऑफलाइन है तो लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। सीटेट में पास करना बहुत आसान होता है, 120 से 130 नंबर लाना। ये दो क्वेश्चन गोवा और जम्मू एंड कश्मीर, दो में से हर नेक्स्ट ईयर मान के एक ईयर छोड़ के हर साल इससे क्वेश्चन बनना है। गोवा में ये जैसे क्या होता है, जो आपका नारियल होता है, नारियल के तेल से पकी हुई मछली आपकी गोवा में, और नारियल सॉरी सरसों के तेल में पकी हुई मछली आपकी जम्मू कश्मीर के लोग खाते हैं। बिहार में क्या होता है, लिट्टी चोखा आपके बिहारी लोग बहुत खाते हैं। आप बिहार में चले जाइए किसी भी पटना के चौराहे पे, आपको लिट्टी चोखा वहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। पंजाब, बिहार वालों को आप कुछ ना दीजिए, केवल लिट्टी चोखा दे दीजिए। पंजाब में क्या होता है, आपके छोले भटूरे कुलचे खाए जाते हैं आपके पंजाब में। ये रहा आपके व्यंजन के बारे में बता दिया, आप मोटी मोटी जानकारी। बस आप इस तरह सुनते रहिए और आपको सब याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। रमेश अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों, ये शायद क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो रहा है क्या? एक मिनट देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, फोर्थ, हमारे देश में संस्कृत की विविधताओं के बारे में बताना। नेक्स्ट देखते हैं। अमित के विद्यालय में एक पर्यावरण अध्ययन विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। यह प्रदर्शनी एक उद्देश्य के साथ आयोजित की गई। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रयुक्त उद्देश्य है? एक प्रदर्शनी आयोजित की गई उनके विद्यालय में पर्यावरण से रिलेटेड। उस प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है आपसे पूछा गया है। माता पिता को संतुष्ट करने के लिए? बिल्कुल गलत बात है। आप कोई भी विद्यालय में कार्यक्रम कराएंगे तो उसका उद्देश्य केवल आपका ये नहीं रहेगा कि माता पिता पेरेंट्स खुश रहें। नेक्स्ट दिया गया है प्रिंसिपल और सहकर्मी को मतलब प्रसन्न रखना, ये भी नहीं होगा आपका सही। शिक्षार्थियों को रचनात्मक, बिल्कुल सही, फॉर्मेटिव की दिशा में आगे बढ़ाना, सही बात है। रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव के बारे में आपको बच्चों को आगे बढ़ाना है। भविष्य के कैरियर के विकल्पों के लिए शिक्षार्थियों को पर प्रशिक्षित करना, ये नहीं, आपका राइट ऑप्शन थर्ड होगा। सबसे जो उपयुक्त आंसर लग रहा है वो आपका थर्ड होगा, रचनात्मक प्रवृत्ति की दिशा दिखाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है, आपसे पूछा गया। आपसे नेगेटिव पूछा गया, ये आपको पेपर में बहुत ध्यान देने वाली चीज़ होती है। नेगेटिव पूछा गया तो नेगेटिव आपको आप इसमें ऑप्शन चूज करना है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है, आपसे पूछा गया है। एकीकृत प्रक्रिया, निरंकुश और वैचारिक धारणात्मक, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका निरंकुशता। निरंकुशता जो होती है वो आपके पर्यावरण अध्ययन संबंधित नहीं है। निरंकुशता, एकीकृत प्रक्रिया और वैचारिक, ये तीनों आपसे पर्यावरण से रिलेटेड हैं, आपसे एनवायरनमेंट से ये आपके रिलेट करते हैं, जबकि आपका निरंकुशता पर्यावरण से रिलेट नहीं करता। आपसे पूछा गया था निगेटिव, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड, निरंकुश। अगर बच्चों में निरंकुशता ही आ जाएगी तो बच्चे पर्यावरण के बारे में क्या सीखेंगे? पर्यावरण के लिए एक चाहिए अच्छा एनवायरनमेंट सीखने के लिए, तो निरंकुशता की तो बात होगी ही नहीं पर्यावरण के अध्ययन में। नेक्स्ट देखते हैं। ईवीएस के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष का विकास होगा? अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष का विकास किससे होगा? प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, एकीकृत विधि और पोस्टल बनाना विधि। आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सा होगा बताइए? चार्टर्ड विधि, प्रोजेक्ट विधि, कौन सा होगा बताइए? आप लोगों ने सोच लिया होगा अब तक कौन सा होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एकीकृत विधि, यानी कि इंटीग्रेटेड मेथड आपका होना चाहिए। इंटीग्रेटेड मेथड में आपका क्या होता है, इसमें आपके जो बच्चों के पास पुराने अनुभव होते हैं उनको नए अनुभव के साथ जोड़ना होता है। ऐसा करने से क्या होता है, जो शिक्षार्थी होते हैं अपने कौशल को आकर्षित करते हैं और उन्हें अधिक जटिल स्तर पर बनाने का अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम निर्भर करता है।
शिक्षण किस पर निर्भर करता है आपसे पूछा गया है, बच्चों के पूर्व अनुभवों पर। बिल्कुल सही बात है, इस पर तो निर्भर करता है पूर्व अनुभव पर। संसाधनों की उपलब्धता पर, बिल्कुल सही बात है। आप मान लीजिए कि पर्यावरण अध्ययन पर अधिगम कर रहे हैं और आपके पास साधनों का अभाव है, तो आप कैसे करेंगे? इसलिए आपको साधनों का अभाव नहीं होना चाहिए बच्चों के पास। जब बच्चा विद्यालय में आए तो उसको पूर्णतः साधन उपलब्ध कराने चाहिए। बी आपका सही है। थर्ड में विद्यालय दर्शन पर। दर्शन का मतलब यहाँ से कहाँ है आपका? फिलॉसफी से। फिलॉसफी से मतलब नहीं है, विद्यालय में फिलॉसफी से इसका आपका अधिगम से रिलेटेड नहीं है। यह आपका हो जाएगा निगेटिव वर्ड, गलत है। बच्चों की ज़रूरतों पर, ये बिल्कुल सही बात, ये भी आपका सही है। बच्चों को जो चीज़ों की नीड्स होगी उसी पर तो अधिगम करेंगे ना, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और डी। इस तरह देखिए ये आपके बच्चे अधिगम कर रहे हैं। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है आपका? चार्ट, प्रोजेक्ट और स्थानीय संसाधन और शिक्षक ज्ञान। आप फिगर को देख के देखिए क्या होगा आपका राइट ऑप्शन, बताइए आप लोग क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका स्थानीय संसाधन। जब तक आपके पास स्थानीय संसाधन नहीं होंगे, आप बच्चों को प्रोवाइड नहीं कराएंगे, तब तक बच्चे पर्यावरण के बारे में अधिक अच्छी तरीके से कैसे सीख पाएंगे? पूर्व ज्ञान से कैसे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे? कक्षा के अधिगम को बाहर के अधिगम के बच्चे कैसे जोड़ेंगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका स्थानीय संसाधन। नेक्स्ट देखते हैं, बस 2 से 3 क्वेश्चन और बचे आपके। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिया गया है, यह इसलिए है क्योंकि रेलवे टिकट का नमूना देखिए ये आपका दिया गया है। रेलवे टिकट के बारे में आपका एक क्वेश्चन बन जाता है, विद्यार्थियों को टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विवरण का ज्ञान प्रदर्शित करना। सेकेंड में आपका दिया गया विद्यार्थियों में निर्णय के कौशल को विकसित करना। थर्ड में दिया गया विद्यार्थियों को रेलवे के बारे में अवगत कराना। ये तो कोई उपयुक्त आंसर नहीं लग रहा है अभी तक। वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करना, ये बिल्कुल सही बात है। आप बच्चों को टिकट दिखा के उनको अवलोकन कौशल को विकसित करेंगे, जिससे बच्चों में क्या होगा? वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करने में आसानी होगी। रेलवे टिकट का नमूना दिखाने से विद्यार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि बढ़ेगी। टिकट जब बच्चे देखेंगे तो उससे क्या होगा? विद्यार्थियों में अधिगम के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी, सीखने के प्रति उनकी इच्छा जागरूक होगी कि हमको सीखना चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया सरल और सुचारू होकर कौशल का विकास करती है। जब आपकी शिक्षण प्रक्रिया सरल होती है तो वो उस विकास करने में बच्चों को आसानी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से क्या बच्चों में विकसित होता है? ईवीएस के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित क्या बच्चों में विकसित होता है आपसे पूछा गया है ईवीएस से? अच्छी याददाश्त, पहचान करना और करके सीखने की प्रवृत्ति और रटना। तो आपका क्या होगा? ईवीएस की कक्षा में कोई बच्चा अगर सीखेगा तो लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखा, तो आपकी कौन सी टेंडेंसी होना चाहिए? टेंडेंसी आप लर्निंग बाय डूइंग की। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में स्टोरी यानी कि कहानी एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। निम्नलिखित में से कौन सा इसके उपयोग करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? देखो, पर्यावरण अध्ययन में कहानी सबसे प्रभावी होती है, ये तो हमको मालूम है। अब इसमें पूछा गया कौन सा सबसे उपयोगी है। यह पाठ को विद्यार्थियों के लिए रोचक बनाती है। ये शायद रिपीटेड हो रहा है क्वेश्चन, या तो कल हुआ होगा। रोचक बनाती है, बिल्कुल गलत। यह विद्यार्थियों को कहानी लेखन का कौशल विकसित करती है, ये भी हो जाएगा आपका गलत। यह विद्यार्थियों में सुनने का कौशल विकसित करती है, ये भी नहीं होगा। कहानी सुन के बच्चे क्या करेंगे? कहानीकार थोड़ा नहीं बनना है बच्चों को। विद्यार्थी कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। बच्चे कहानी द्वारा अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है उसके बारे में देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक शिक्षिकाएं कक्षा 5 के विद्यार्थियों को एक वीडियो दिखाती हैं जिसमें से एक बैलगाड़ी पर अत्यधिक सामान लादा गया है, जिसके कारण बैल लड़खड़ा कर चल रहा है।
शिक्षक इस वीडियो में दर्शाए गए दृश्यों पर विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं ताकि वे उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकें। बैलों की उपयोगिता पर, बैलों की उपयोग परिवहन के लिए और भारी बोझ ढोने में पशुओं के शोषण पर। दोनों बैलों को उपयोगिता पर और बैलों पर उपयोग परिवहन के लिए। तो यहाँ पर नेगेटिव ऑप्शन आपका कौन है? पशुओं का शोषण हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। आपसे क्या कहा गया था? शिक्षिका कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को एक वीडियो दिखाती है। कक्षा 5 के विद्यार्थी जो है उसको एक वीडियो दिखाई जा रही है, टीचर दिखा रहा है, जिसमें क्या कहा गया है, जिसमें एक बैलगाड़ी पर अत्यधिक सामान लदा। एक सीमा होती है, जैसे 50 किलो की सीमा है, आप उस पर लादे हैं 1 क्विंटल यानी कि 100 किलो, जिसके कारण बैल लड़खड़ा कर चल रहा है, वो आसानी से नहीं चल पा रहा है। उसकी सीमा 50 किलो की है, आप उस पर 100 किलो लाद देंगे तो कैसे वो चल पाएगा? शिक्षक इस वीडियो से दर्शाए गए दृश्यों को विद्यार्थियों से चर्चा कर रहे हैं ताकि वो उनका ध्यान ले जा सकें, यानी कि उनका ध्यान कौन सा पॉइंट सीखने के लिए अध्यापक वीडियो दिखा रहा है उसकी ओर ले जा सकें। क्या यहाँ गलत हो रहा है उसके बारे में। तो आपका हो जाएगा भारी बोझ ढोने में पशुओं का शोषण पर बात टीचर दिखाना चाहता है कि यहाँ पर पशुओं का इस तरह शोषण हो रहा है। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं। किस प्रकार के संकेतक होते हैं? जब पर्यावरण अध्ययन में बच्चे टीचर से क्वेश्चन करते हैं, बच्चों को क्या पता है उसका। सेकेंड, बच्चों को याद करने की क्षमता पर, बच्चे क्या जानना चाहते हैं इसका, या शिक्षक की सक्षमता पर। चलिए, इसका राइट ऑप्शन आज तो आपको बता दे रहे हैं, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और नेक्स्ट क्लास से आपको क्वेश्चन एक हम छोड़ दिया करेंगे, लास्ट वाला, उसको आपको कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देना होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे क्या जानना चाहते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। अगर क्लास आपको आज की अच्छी लगी हो तो आप बाकी जो मैंने मैराथन ले रखी है उसको भी आप देख सकते हैं, और मैराथन से आपका क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, ये आप सबने पहले भी कहा था, ये रहा वादा मेरा आपसे। और बाकी आप क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय।